students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study class 5 social study chapter named Our Constitution. So student, without further delay, let's get started. Our Constitution chapter number 11. Student, constitution का मतलब क्या होता है? Constitution यानी कि संविधान, हमारा संविधान. अब हम पढ़ते हैं कि क्या है ये. जो रूल्स और लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो कंट्री है वो चलाई जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान. तो यानी कि संविधान क्या है? वो रूल्स और लॉज है, नियम है वो, जिसके अकॉर्डिंग यानी कि जिसके हिसाब से क्या चलती है, कंट्री चलती है. Having a constitution is a way of making sure that those who govern a country do not do just what they please. और constitution होने का मतलब है कि कैसा वे, एक रास्ता, श्योर होने का कि जो गवर्न करते हैं किसी कंट्री को, और वो केवल उसको खुश करने के लिए वो काम नहीं करेंगे, वो बहुत सारी चीजें देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, कोई भी डिसीजन वो जो जब लेंगे तो वो फॉलो करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन के नियम, लॉज. जो राइटिंग है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है? Just before we gained independence, the people elected a body called the Constituent Assembly. जब इंडिपेंडेंस हमको मिली होगी उससे पहले जो पीपल थे उन्होंने इलेक्ट किया एक बॉडी को जिसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इन्होंने इसको एक काम दे दिया डिस्कसिंग करने का, आपस में डिस्कस करने का, डिसाइड करने का कि किस पे, हमारा संविधान पे. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक कमेटी को फॉर्म किया, उसने फिर प्रिपेयर किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को. जो कमेटी है उसको हेड किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिनकी आपको यहाँ पे पिक दे रखी है. इन्होंने इट स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज, और इन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी पढ़ा बहुत सारी कंट्री का, और फिर उसके बाद किस पे आए, वो किसी एक पे आए जो हमें सूट की. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर किया गया इस कमेटी के थ्रू, इसको डिस्कस किया गया, अप्रूव किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, और ये फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 26 जनवरी 1950 को. और यही हमारा रिपब्लिक डे, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ना 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे. तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली बन गया, और हमने इसको अडॉप्ट किया. इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की, उन्होंने कमेटी बनाई, फिर इसको हेड किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने. उन्होंने फिर आगे बहुत ही कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, जो हमें सूट किया उसको लिया, फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिपेयर किया कमेटी ने, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना फाइनली 26 जनवरी 1950 को. अब हम पढ़ते हैं कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, यानी कि बहुत ही लंबा लिखा हुआ संविधान है हमारा. जो संविधान है पूरी दुनिया में ये एक्सप्लेन करता है नेचर और फंक्शन हमारी गवर्नमेंट के, जो लोगों के अधिकार है वो क्या है, और वी कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग इन इट. हमने इसमें डिस्कस हर एक चीज नहीं की है, पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में. जो हमारा भारत है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसे इन अ रिपब्लिक जो हेड है कंट्री का वो एक प्रेसिडेंट होगा, नॉट अ किंग और क्वीन. जैसे आप पहले देखते थे राजा और रानी होते थे, वही चलाते थे अपने किसको, जहां वो उनका किंगडम था वही उठ के सुपीरियर हेड थे, और जो फिर उनके बाद जो उनके बेटे होंगे वो बनेंगे राजा या वो बनेंगे रानी. पर अब जो रिपब्लिक यानी कि हमारा जो गणतंत्र देश है, इसमें जो हेड होगा इस कंट्री का वो प्रेसिडेंट होंगे, और इन अ डेमोक्रेसी इस प्रजातंत्र में जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे हमारे थ्रू, और वही गवर्नमेंट बनाएंगे. यानी कि जो हम लोग हैं हम उनको वोट देंगे, और वो तब जाके क्या बनेंगे, हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. जो हमारी कंट्रीज में जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है पीपल के थ्रू, और वो क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. तो ये जो लोग जिनको इलेक्ट करेंगे वो कहाँ के लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज. और जो जिस पार्टी को मेजोरिटी यानी कि जिस पार्टी को वोट ज्यादा मिलेगी, हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा एमपीज की मेजोरिटी जिनको वोट देगी वो एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी. अब हम पढ़ेंगे इंडियन यूनियन. इंडिया यूनियन है बहुत सारे स्टेट्स का. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि जो हर एक स्टेट है उसके अपनी गवर्नमेंट है. आपने देखा होगा ना चीफ मिनिस्टर हर स्टेट के क्या है, अलग अलग होते हैं. एंड द होल ऑफ इंडिया, जो पूरा इंडिया है हमारा या इंडियन यूनियन है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई करता है जॉब को, किसके, स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट यानी कि जो स्टेट की होती है, यूनियन यानी कि सेंटर. सम ऑफ द थिंग्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर आर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस,
स्टेट ट्रांसपोर्ट और फार्मिंग। कुछ चीजें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देखता है, जिनको वो है लॉ और ऑर्डर, यानी कि जो पुलिस कहाँ रहती है, सिटीज में रह के। स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है जैसे बस वगैरह, इन सब का रेगुलेशंस। और फार्मिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देखती है, किसको देखती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस स्टेट के। यहाँ पे पिक दिखा रखी है। और फार्मिंग, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल और सो ऑन ये देखेगी। इलेक्ट्रिक सप्लाई भी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो देखेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ टू द होल कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस, आर्म फोर्सेस देखते होंगे आप आर्मी में, रेलवेज, नेशनल हाईवेज, हमारे रिलेशन अदर कंट्री के साथ, तो ये यूनियन गवर्नमेंट का काम है। और जो हमने ये पढ़ा ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो देखेगी पुलिस वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर को, जैसे कि स्टेट के। और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो देखेगी इंपॉर्टेंस, पूरी कंट्री के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे कि पूरा, जैसे पूरा देश है इंडिया के, इंडिया को। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्टेट का देखेगी, जैसे कि आर्म फोर्सेस किसके, कंट्री के, नेशनल हाईवेज। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होगा, जो हमारी कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है। अब सेकुलर का मतलब धर्म, धार्मिक। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो एक ही रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारे क्या है, कंट्री में अलग अलग रिलीजन है, सबका अलग अलग रिलीजन है। ये नहीं है कि एक ही सब फॉलो करेंगे, नहीं। तो ये जो रिलीजन है ये क्या है, इक्वल है, बराबर है हमारी कंट्री में। ये नहीं है कि हमने एक रिलीजन को क्या कर दिया है, ज्यादा सुप्योरिटी मान लिया है कि ये रिलीजन अच्छा है और ये नहीं। हमने सब रिलीजन को इक्वालिटी दी है। लिबर्टी और इक्वालिटी, जो लिबर्टी है, फ्रीडम यानी कि, और इक्वालिटी, जो ये टू बेसिक आइडियाज है बहुत सारी थिंग्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस बेसिस पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें कुछ अधिकार देता है, जैसे कि हमारे पास फ्रीडम है रहने की, हम आजादी से रह सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी हमें अपना स्लेव बना सकता है, ठीक है। और हम अपने अकॉर्डिंग जो भी काम करते हैं हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। और हम क्या है, सबके सब इक्वल हैं, ठीक है। उसको जो गवर्नमेंट है जो सबके साथ ट्रीट करेगी इक्वली, यानी कि जहाँ पे कौन सी बात आएगी, जस्टिस वगैरह की ऐसी आएगी तो सबको इक्वली ट्रीट करे। ऐसे ना कि जो रिच है तो उसको जल्दी जस्टिस मिल गई और जो पुअर है वो वेट करे, नहीं। जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है वो क्या है, जो प्रिंसिपल है वो बेसिक आइडिया है किसी पीछे किसी चीज के। अब क्या है वो, जो हमारी जो हमारा संविधान है वो पूछता है गवर्नमेंट को कि क्या करना है, कैसे एक्ट करना है गवर्नमेंट को, यानी कि कैसे सरकार चले और क्या वो लॉज बनाए सर्टेन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। ये जो प्रिंसिपल है इंक्लूड है किसके, गुड ऑफ द पीपुल, यानी कि लोगों की भलाई के लिए। पंचायत बनाना, विलेज में आप देखते हो पंचायत होती है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बहुत सारे वर्क इससे पहले किए जा चुके हैं, जैसे कि आपने पढ़ा पंचायत क्या है, वो हमारे विलेज में वर्क करती हैं। जो लॉज है उनको बनाया जाता है वर्कर की हेल्प करने के लिए, वुमेन की, ट्राइबल्स की और बैकवर्ड कास्ट की। जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है फ्री एजुकेशन बच्चों को देना, कौन सी एज के बीच, 6 से 14 तक। जो चिल्ड्रन है इस एज के उनको फ्री एजुकेशन, यानी कि अगर कोई गरीब हो सकता है अपनी गरीबी की वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा हो, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोवाइड किया फ्री एजुकेशन 6 ईयर से लेकर 14 तक। तो इसके बीच वो उनको पूरी वो देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अर्जेस द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट, वो अर्ज करती है, अपील करती है गवर्नमेंट से कि वो प्रोटेक्ट करे हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हमें दिए गए हैं जिनको बोला गया है हमारे मूलभूत अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से। नो वन नॉट इवन द गवर्नमेंट कैन टेक दीज अवे फ्रॉम अस, कोई भी हमसे नहीं छीन सकता, सरकार भी हमसे ये नहीं छीन सकती हमारे फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई ट्राई करे तो अगर कोई छीनना चाहे मतलब हमसे, तो हम इस बात को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन पीपल ब्रेक लॉज, और जब जो लोग हैं जब जो नियम तोड़ेंगे, जो कोर्ट है वो क्या करेगा, हमारे कुछ राइट ले लेगा। जैसे कि कुछ लोग, जैसे कि लोगों को क्या कर दिया, जेल भेजा है, किसके लिए, किसी को जेल भेज दिया चोरी के लिए। दिस टेक्स अवे सम ऑफ देयर फ्रीडम, तो ये उनके फ्रीडम ले सकता है, ठीक है। तो अगर उसने गलत काम किया तो तब तो भेजा है ना, पर अगर कोई किसी पे बेवजह इल्जाम वगैरह लगा रहा तो ये क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। जो भी इंडियंस है उनके इक्वल राइट्स हैं। इसका मतलब है जो पीपल है वो ये नहीं है कि वो उनको जॉब करने से रोके, उनको इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से रोके, उनको प्रॉपर्टी लेने से रोके, उनको पब्लिक प्लेस में जाने से रोके, ये नहीं है। सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये नहीं कि कोई क्या है कोई रिच है तो उसको क्या कर दिया, परमिशन दे दी कि वो जा सकता है, ये नहीं है। और कोई जो पुअर है उसको कहीं घूमने की आजादी नहीं, ये नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, उनकी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन और सेक्स, और वेदर दे आर रिच और पुअर, या तो गरीब या अमीर हो, इसके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब जो लॉ है, कानून है, वो सबके लिए सेम है। ये नहीं है कि जो रिच का बेटा उसने कोई गलत काम कर दिया तो वो उसको जेल ना भेजे और उसको भेजे जो गरीब है, ये नहीं होगा। यही है राइट टू इक्वालिटी कि अगर
कास्ट, रिलीजन और सेक्स और रिच और पुअर के अकॉर्डिंग किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हो। जो राइट टू फ्रीडम है यानी कि आजादी का जो अधिकार है, फ्रीडम का। ऑल इंडियंस हैव द राइट टू लीड देयर लाइव्स, सभी इंडियन को उनका राइट है कि वो अपनी जिंदगी जी सकते हैं और अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। यहाँ पे आपको पिक दे रही है, नो वन कैन बी स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग अ पब्लिक प्लेस सच एज अ रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन है तो यहाँ सबको आने की इजाजत है, ये नहीं है कि यहाँ पे इंडियन की एंट्री होगी जिनको जाना हो, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है फिर, ये राइट टू इक्वालिटी है। दे कैन डू एनी जॉब दे लाइक, राइट टू फ्रीडम में जो भी उनकी जॉब है वो कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में वो रुक सकते हैं, ग्रुप और एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, पब्लिक में बोल सकते हैं, अपने विचार, अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। However, they cannot do something against the law, और नियम के अगर अपोजिट में अगर किसी ने कुछ किया है तो ये क्या है, ये सही नहीं होगा। फिर यहाँ पे वो राइट टू फ्रीडम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो गलत काम करेगा तो उसको क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ उसका पनिशमेंट मिलेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरीवन कैन फॉलो द टीचिंग ऑफ हिज और हर रिलीजन, हर कोई एक वो टीचिंग को फॉलो कर सकता है, अपने रिलीजन्स की जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी उपदेश वगैरह हैं, जो भी बातें हैं। और जो लोग हैं वो बिल्ड कर सकते हैं प्लेसेस के, किसके वर्शिप के, जहाँ पूजा कर सके, अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सके। यहाँ पे आपको पिक दे रखी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें उसने राइट दे रखा है प्रैक्टिस करने का, कोई भी हम रिलीजन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे कल्चर और एजुकेशनल राइट। जो ग्रुप ऑफ पीपुल है जिनका जो राइट है, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका जो राइट है, जो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर कोई भी ग्रुप है एक पर्टिकुलर रीजन और स्पीक कर रहा है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, और वो माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी का मतलब होता है जिसमें जो पॉपुलेशन है वो आधे से कम है, तो उसको राइट है रन करने का स्कूल और कॉलेजेस को, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉइटेशन से यानी कि शोषण से, और फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, अगर कहीं पे हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है यानी कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, जैसे कि जो पर्सन है कैन नॉट बी मेड टू वर्क विदाउट पे, उसको काम पे रखेंगे और उसको पे नहीं दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और वैसे ही जो चिल्ड्रन है अगर वो 14 की एज से नीचे है और वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि इसको काम नहीं कराना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो रेमेडी एक सॉल्यूशन है, कोई भी इंडियन अगर उसके जो फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो उसको भी इंक्लूड करके अगर उससे कोई भी फंडामेंटल राइट छीने गए तो कोर्ट में जा सकते हैं अपनी सॉल्यूशन के लिए। और राइट टू एजुकेशन, जो चिल्ड्रन है 6 से लेकर 14 एज के बीच के जो भी चिल्ड्रन, उनको फ्री एजुकेशन का राइट है, और इस राइट को ऐड किया गया 2002 में हमारे पार्लियामेंट के थ्रू। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जैसे कि हमारे राइट है तो हमारी ड्यूटीज भी वैसी है, इनमें से कुछ है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी, और हमें किसमें, अपनी कंट्री के यूनिटी में बिलीव करना चाहिए और अपनी कंट्री के लिए वर्क करना चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।